जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फॉर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिकों को लिया जा रहा है। और सबसे पहले हमने इजी टॉपिक पॉलिटी के लिए आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसको समझने से पहले हम एक ऐसी चीज़ को पढ़ेंगे जो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। उस टॉपिक के जरिए आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत शॉर्ट में समझ सकते हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर इस चीज़ पर विचार कर रहे थे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कम शब्दों में हम एक पेज पर लिख दें, ऐसी क्या चीज़ रहेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने एक ऐसी चीज को बनाया जो संविधान में, जिसके ऑब्जेक्टिव को लेकर बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीजें सम्मिलित की गई। तो आइए, आप लगभग उस चीज को समझ गए होंगे हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे हम प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना, एक ऐसी चीज जो कम शब्दों में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को बताती है। जैसा डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपको किसी भी ऐसे राइटिंग को लिखने से पहले आप पहले प्रीएम्बल को लिखते हैं, ताकि ऐसे राइटिंग में क्या लिखेंगे आप प्रीएम्बल की कुछ पंक्तियों में, कुछ लाइनों में पढ़कर ही व्यक्ति समझ जाता है आप किस ऑब्जेक्ट को लेकर लिख रहे हैं। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन ऑब्जेक्ट को लेकर लिखा गया था ये पहले ही तय हो गया था। और बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमरों ने इसे 26 नवंबर 1949 को जब अपनाया था, तो ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सर्वोत्तम प्रीएम्बल, यानी अगर वर्ल्ड के अच्छी प्रीएम्बलों की बात करें तो इंडियन प्रीएम्बल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ऐसा क्यों कहा गया और क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। आगे सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट ऑर्डर, उसके हर शब्दों के अपने अपने मीनिंग, सब चीज़ों पर हम विस्तृत तरीके से आज चर्चा करेंगे। तो आइए, और ये भी देखेंगे कि आपका यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और प्रीलिम्स में आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आपको पता है जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो 13 दिसंबर 1946 को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और पेश किसने आपको किया था? पंडित नेहरू जी ने इसको क्या किया था? संविधान सभा में पेश किया था। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रीएम्बल को भी इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड थी। और इसके जो फीचर्स, इसके जो वर्ड है, इनके जो ऑब्जेक्टिव, इन्हीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है और बहुत बड़े न्यायविधि थे एन की पालकीवाला ने, उन्होंने कहा है ये एक आइडेंटिटी कार्ड है भारतीय संविधान का। मतलब भारतीय संविधान में क्या है आप सिर्फ प्रीएम्बल को पढ़ के बता सकते हैं। सोचो, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लाइन में आप पढ़ के बता सकते, वो है हमारी प्रीएम्बल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी इनके पालकीवाला की तरफ से। प्रीएम्बल यहां से स्टार्ट होती है। मैं आपको इंग्लिश वर्जन में, आपको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। इसको पढ़ने में बहुत अच्छा है। हम इसको पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे कौन कौन सा अमिटमेंट हुआ। तो ध्यान रखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen। मैं इसको हिंदी पढ़ के बताऊंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, इस लाइन का मीनिंग है हम भारत के लोग। मैंने आपको बोला कि भारत की प्रीएम्बल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत ही होती वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को सर्वोपरि रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खेतों में काम कर रहा है, जिसको नहीं पता कि मेरे लिए कुछ बन रहा है देश में, एक मजदूर जो कहीं देश के लिए श्रम का काम कर रहा है ताकि भविष्य उसका अच्छा रहे,
एक दिहाड़ी रोज करने वाला मजदूर जो सुबह जाता है शाम को आता है, उसको नहीं पता संविधान में मेरे लिए क्या बन रहा, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी सबसे अंत में खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान बनाया गया था। इसलिए किसको समर्पित है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को समर्पित किया गया था, है ना। तो याद रखना इन शब्दों को लेकर, इन शब्दों के अपने अपने मीनिंग है। आगे देखते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हमने इन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू hereby adopt, enact and give to us all this constitution। इसको हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, अडॉप्ट किया था। डियर स्टूडेंट, मैं पूरा एक बार हिंदी में आपको बताऊंगा, सुनना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की उसको अवसर की समानता, उसकी प्रतिष्ठा, सबको ध्यान में रखते हुए हम उसको समानता प्रदान करेंगे। एक व्यक्ति की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए हम देश में ऐसी भावना को पैदा करेंगे जो भाई और बंधुत्व की भावना को देश में जीवित रखेगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी संविधान सभा ने इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित किया था और अधिनियमित किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे संविधान की, पढ़ने में अद्भुत। विश्व में ऐसे शब्दों का प्रयोग और जो भारत के लोगों को समर्पित हो, ऐसी प्रियम्बल विश्व में कहीं नहीं है। इसको बार बार पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अमेंडमेंट का नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 3 वर्ड यूज हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। याद रखना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारी प्रियम्बल में। ये वर्ड क्या थे और आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में इन पर चर्चा भी होती है, उन चीजों पर भी हम ध्यान देंगे। अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल के वो मुख्य बिंदु जिन पे हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जिन पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के सोर्स किन चीजों पर बेस्ड है। वास्तव में संविधान बन रहा था तो किन चीजों का महत्व रखा गया। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। याद रखना, हमारा संविधान का सोर्स क्या है? पब्लिक है, लोग है, भारत के लोग है। भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया गया था। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय संघ का नेचर क्या है, प्रकृति क्या रहेगी इसकी। इट डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था इन पर बेस रहेगी। संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य व्यवस्था रहेगी, जिसको गणतंत्र कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना संविधान किन उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेगा। इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव याद रखना। और डेट है जिस दिन हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, ऐसा भी आता है जो विक्रम संवत में भी इसको रखा गया है। ठीक है, अब हर एक वर्ड के बारे में हम जानेंगे। प्रियम्बल में जो जो वर्ड दिए गए उनके विशेषता और इन वर्ड का अपने आप में क्या महत्व है। तो आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रभुत्व। संप्रभुत्व, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम भारत
को एक संप्रभुत्व देश हमने बनाया। कब बनाया? 26 जनवरी 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ तब हम संप्रभुत्व हुए। यानी आज हम पर किसी भी देश का रूल रेगुलेशन नहीं चलता। जैसे पहले ब्रिटेन, आपको पता है कि ब्रिटेन के रूल रेगुलेशन हमारे यहाँ चलते। जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल किया तब से हम पर किसी भी देश का कोई रूल नहीं चलता। तो याद रखना इस पर इंपॉर्टेंट चीजें जो बेस्ड है। द वर्ड सोवरेन implies that India there neither a dependency nor dominion of any other nation but an independent state। हम स्वतंत्र हैं। याद रखना हमने कॉमनवेल्थ 1949 में सदस्यता ली, यूनाइटेड नेशन, कई देशों के हमने सदस्य। इसका मतलब नहीं कि हम उनके गुलाम हैं, हाँ उनके रूल रेगुलेशनों को मानते हैं हम, तो इसका मतलब नहीं कि हम सोवरेन नहीं है। हम अपनी इंटरनल बाउंड्रीज में हम अपने डिसीजन को फॉलो करते हैं। हाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा शांति के लिए हम जरूर विश्व के जो समझौते वो उनको मानते हैं, लेकिन वो फिर भी हम पर डिपेंड करते हैं। देयर इज नो अथॉरिटी अबाउ इट एंड इट्स फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। हम अपने बिजनेस, हम अपने रूल रेगुलेशन चाहे किसी देश के साथ कैसे संबंध बनाना भारत तय करता है। हाँ, दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन। सोशलिस्ट, समाजवाद, एक ऐसा वर्ड आपने देखा होगा, एक अलग ही सोच होती है सोशलिस्ट की, समाजवाद व्यवस्था, जहां पर देश के सारे कंट्रोल सरकार के पास होते हैं। बट इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन सोशलिज्म, बेस्ड ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है। ये वर्ड भी हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 को हमने अपने संविधान में ऐड किया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कंटेंट द फॉर्म ऑफ सर्टन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समाजवाद की भावना राज्यों में मिलती है आपको। आर्टिकल 36 से 51 में जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है वहां पर समाजवाद मिलता है। लेकिन भारत का समाजवाद गांधीयन बेस्ड समाजवाद है। मेनली द इंडियन ब्रांड of socialism is the democratic socialism, not a communist socialism। ये आपको पता होगा, which involve the nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property। याद रखना देश में उदारीकरण, निजीकरण और आपने देखा होगा वैश्वीकरण, जिसको LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये भारत की आर्थिक तंत्र की वो मजबूत परिभाषा जो कहती है कि भारत का समाजवाद गांधीयन समाजवाद है, भारत का समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो ये हमारे समाजवाद की विशेषता, ना कि चाइना के समाजवाद की विशेषता है, याद रखना। नेक्स्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। आपको विश्व में कई देश देखने को मिलेंगे जो धर्म के आधार पर बने, लेकिन भारत सब ही धर्मों में विश्वास करने वाला, जिसको कहा गया सर्वधर्म सद्भाव की भावना वाला देश बना। और सेक्युलर शब्द को भारतीय संविधान में प्रारंभ में तो नहीं रखा गया, बाद में रखा गया। तो देखते हैं, द टर्म सेक्युलर टू वॉज एडेड बाय, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976। मैंने आपको जैसे बताया 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी को यहां रखा गया। Whereas the Supreme Court said in 1974, although the word secular state were not expressed mentioned in the Constitution, there can be no doubt that the Constitution makers wanted to establish such a state, and accordingly Article 25 to 28 guarantee fundamental right to freedom of religion have been included in the Constitution। प्रारंभ में वर्ड नहीं था, लेकिन हमारे संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि हम जिस भावना सेक्युलर पंथ निरपेक्ष की भावना को लेकर चल रहे वो हमारे संविधान के आर्टिकल 25 और 28 में निहित है। लेकिन जब सरकार को लगा कि अब ये वर्ड लिख देना चाहिए तो 42nd अमेंडमेंट करके इस वर्ड को लिखा गया। ऐसा देश जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं है, जो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलता है, एक ऐसा संघ जो किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करता, सभी धर्मों की भावनाओं को साथ में लेकर चलता है, उस देश को कहा जाता है सेक्युलर। कई देश है जो क्रिश्चियन, इस्लामिक, बौद्धिस्ट कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन भारत सेक्युलर कंट्री है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मीनिंग जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस देश में रहती है, जहां लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। वो भारत ऐसे ही लोगों के द्वारा चलने वाला देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था देखे होंगे तो विश्व की कई अलग अलग परिभाषा, सिंपल सा जो लोगों का शासन, लोगों का जहां सरकार लोगों के द्वारा चलती है, और भारत में ऐसा ही होता है। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसी स्टेब्लिश्ड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी
दैट द पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। इस देश की सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है? आपको पता हो देश की सरकार कौन रहेगी, कैसी रहेगी, ये लोग तय करते हैं वोट देकर। इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। डेमोक्रेसी इज टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इज एट स्विट्जरलैंड। एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड में जो हेड ऑफ द नेशन होता है उसको देश की जनता चुनती। लेकिन भारत का डेमोक्रेटिक इनडायरेक्ट, क्योंकि हेड ऑफ द नेशन कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली चुनते हैं। कैसे? क्योंकि हम जिन एमएलए और एमपी को डायरेक्ट वोट देकर इलेक्टेड करते हैं, चुनते, वही देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक क्या है? जहां पर संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है देश में, याद रखना। यहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका की तरह, ठीक है। तो हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है थोड़ी सी अलग है। देर आर 4 डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नेमली। अगर आप देखें जिस देश में डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक, वो 4 व्यवस्था: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। जहां लोगों से पूछकर हेड को चुना जाता हो, जहां रिकॉल किया जाता है, जहां इनिशिएटिव लिया जाता है। हमारे देश में व्यवस्थाएं कुछ अलग है। Indirect democracy, on the other hand, the representatives elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the law. अपने ऐसा संविधान बनाया जहां लोगों के द्वारा सरकार को चलाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन पब्लिक जिनको चुनती है वो देश के हेड को चुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आप जो देश में सुप्रीम होता है उसको भारत की जनता चुनती है, ठीक है। यानी भारत के जो लोग चुनते हैं उन्हीं के द्वारा वो चुना जाता। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास ये महत्वपूर्ण अधिकार है। बात आती रिपब्लिक, गणतंत्र व्यवस्था। और ये रिपब्लिक 26 जनवरी 1950, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। आइए देखते हैं रिपब्लिक। द डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, मोनार्की एंड रिपब्लिक। आप जानते हैं मोनार्की राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जहां राजा देश का सर्वोपरि होता है। और आपको पता है राजा तो राजा ही होता है, राजा के बाद उसका बेटा चलता है। ब्रिटेन में आज भी ये चल रहा है। तो ब्रिटेन यानी यूके इज ए नॉट ए डेमोक्रेटिक, इज ए नॉट ए रिपब्लिक कंट्री। दिस इज डेमोक्रेटिक बट नॉट ए रिपब्लिक कंट्री। इंडिया इज बोथ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑल्सो। भारत लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हैं, क्योंकि यहां पर रिपब्लिक सिस्टम है। यहां पर देश का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और कोई भाई भतीजावाद नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है देश के इसमें। आप एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति किसी भी जाति विशेष का, धर्म का बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं। देश में व्यवस्था हमेशा चलती रहती है। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बना उन्हीं के परिवार से, नहीं, हमारे देश में कोई भी बन सकता है। आपने देखा भी है। इन ए मोनार्की हेड ऑफ द स्टेट एंजॉय हेरिडिटरी पोजीशन एंड इज द कम्स इनटू फोर्स थ्रू सक्सेशन। ब्रिटेन की तरह ऐसा होता है, ठीक है ना। अब बात आती है जस्टिस की, न्याय। भारत के लोगों को न्याय व्यवस्था कैसी रखी जाएगी? हमने प्रीएम्बल में पढ़ा भी था और ये वर्ड देखो आया, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्बेरस देयर डिस्टिंक्ट फॉर्म सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस देश में कोई सभी के लिए बराबर व्यवस्था होगी। आप एक सरकारी दफ्तर में एक आम व्यक्ति भी जा पाएगा, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ अमीर लोग ही जा पाएंगे। सबके लिए एक इंपॉर्टेंट, हर जगह आपको समाज में, आर्थिक तंत्र में सबको बराबर अवसर, समानता मिलेगी। आपको कोई आपके साथ भेदभाव नहीं। सिक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप भारत के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में देखेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बात आती लिबर्टी की, आजादी की। याद रखना ये नारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नारे हैं। इक्वालिटी, फैटर्निटी, फ्रीडम, वहीं से लिबर्टी, आजादी। द टर्म लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ restrains the activity of individual and the same time providing opportunity for development individual personality। सब लोगों को, एक व्यक्ति को जीने का अधिकार इस देश में रहेगा, उसकी आस्था का, उसके धर्म का, सबका हम सम्मान करेंगे। इक्वालिटी, सब लोग बराबर होंगे। समता के जो हमने कहा, समानता, जो हमारे फंडामेंटल राइट और डायरेक्ट प्रिंसिपल भी हम लेकर चलते। टर्म इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
बिना भेदभाव के, कोई हम भेदभाव जातिगत धर्म, आप आर्टिकल 15 भी पढ़ते, वहां भी इस चीज को मेंशन किया गया। यानी हम कोई धर्म विशेष, जाति के आधार पर या कास्ट के आधार पर, महिला बच्चों में, इनमें कोई ज्यादा भेदभाव हम नहीं करेंगे, सब देश के लिए बराबर रहेंगे, हर चीज का बराबर ध्यान रखा जाएगा। फ्रेटर्निटी, देश में लोगों में एक भावना पैदा की जाएगी, बंधुत्व की भावना, सब मिलकर रहेंगे इस देश में। द फ्रेटर्निटी मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाई बंधुत्व की भावना को देश में बढ़ाया भी जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजन। हम, यही हमारे देश की विशेषता कि भारत का एक ही नागरिक है। ऐसा नहीं कि हमारे मध्य प्रदेश के अलग नागरिक है, केरल का अलग नागरिक, सबको अलग नहीं। आपकी एक ही आइडेंटिटी कार्ड है, वो है इंडियन। आपको विश्व में एक ही नाम से जाना, आप इंडियन है, ठीक है। तो ये हमारी विशेषता है, ठीक है, ये हमारी ब्रदरहुड है। अब बात आती है जब हमारे प्रीएम्बल के इन वर्ड्स पे हमने ध्यान दिया और उसके बाद हमारी प्रीएम्बल जब बनी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने प्रीएम्बल पर क्या क्या विचार व्यक्त किए। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो के मुंशी साहब ने क्या कहा, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, इन्होंने कहा द प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ रहे, ये हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या प्रीएम्बल, भविष्य में क्या होगा, ये प्रीएम्बल को पढ़कर आप देख भी सकते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा, ये भी हमारी संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने प्रीएम्बल के बारे में बहुत अच्छी चीज कही है। इन्होंने बोला द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे महंगा, सबसे अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, भाग है। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है। इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की कुंजी है, चाबी है। इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का रत्न है। आप सोच सकते इतनी अच्छी चीजें संविधान के निर्माताओं ने उस समय कही थी। सर अर्नेस्ट बार्कर, ये एक इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हैं कि इंग्लिश पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट भी रहे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे, जो लॉ के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने इंडियन प्रीएम्बल को अपनी बुक में भी, जब उनकी बुक प्रारंभ होती है प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी 1950, तो वो स्टार्ट भारत के प्रीएम्बल से करते, इतने प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था paid the glowing tribute the political wisdom of the authors of the preamble as the key note to the constitution। याद रखना, उन्होंने भारतीय प्रीएम्बल को की नोट के नाम से जाना, मतलब कहा इंडिया, आप देख सकते हैं भारत के प्रीएम्बल को। एम हिदायतुल्ला, आप देखते भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या कहा, ऑब्जर्व प्रीएम्बल रिजम द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन ए डिक्लेरेशन। वैसे भारत की प्रीएम्बल का थोड़ा आप जानते हैं कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी विस्तार तरीके से नहीं कहा जितना भारत के संविधान में कहा। इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच ले डाउन एट द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। इट्स कंटेन ए सोल रिजोल्व विच नथिंग बट ए रिजोल्व कैन लेटर। हमने लोगों को समर्पित करने के लिए, याद रखना, इनके भविष्य में आगे क्या होगा उन चीजों को लेकर हमने इन भावनाओं को लेकर हमने प्रीएम्बल को लिखा था। तो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब बाद में प्रीएम्बल में इस चीज पर बहस होती है, क्योंकि कई लोगों ने, अब याद रखना प्रीएम्बल तो बन गई, सब लोगों ने अलग अलग तारीफ भी कर दी, लेकिन ये किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं, किसी शेड्यूल में मेंशन नहीं, किसी मॉड्यूल में मेंशन नहीं। तो बाद में बहस उठी डियर स्टूडेंट्स कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या नॉट, ये संविधान का अंग है या नहीं है, बस चर्चा होती है। तो सबसे पहला केस जाता बेरूबारी यूनियन केस 1960। 1960 में बहस हो रही है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस या नॉट। तो आइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। द सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रीएम्बल शो द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज thus key to the mind of the makers of the constitution। ये संविधान निर्माताओं के मन की उपज है। The Supreme Court especially opened that the preamble is not a part of the constitution
अब ये संविधान का भाग नहीं है, और अगर संविधान का भाग नहीं है तो आप इसमें क्या नहीं कर सकते, अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। यानी आर्टिकल 368 के तहत डियर स्टूडेंट आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पार्ट है तो कर सकते। अब ये तो संविधान के निर्माताओं के दिमाग की उपज थी और उन्होंने क्या किया, इसको बना दिया। लेकिन ये संविधान के निर्माताओं की जो उपज तो है, लेकिन ये संविधान का पार्ट नहीं, इसलिए आप क्या नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अब बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है भारतीय इतिहास में, जिसने बहुत सारी चीजों को बदला था, वो था केशवानंद भारती केस 1973। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेरूबारी यूनियन था उसको वापस बदला और कहा कि यह संविधान का पार्ट है, इसलिए हमारी पार्लियामेंट इसमें संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूलभूत भावनाओं को छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसलिए प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए, हटाए नहीं गए। उसके बाद LIC केस 1995 में भी इसी बात को वापस दोहराया गया। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा भाग है और ये इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट। तो इतने सारे आपने केस देखे होंगे, इस पर पूरे आए। तो डियर स्टूडेंट, हम लगातार आपको ऐसे जो इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी में आप देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस पर बनते जो इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे कि आपको याद रखना, अमिटमेंट याद रखना इस पूरी चीज से, हमारे ऑब्जेक्टिव, नेचर्स और हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग याद रखना है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हम ऐसे ही लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमें आप कमेंट में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताइए कोई चीज़ आपको डाउट उसके बारे में। इस चीज़ को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स NDA CDS दे रहे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।